हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंट टाइप्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और हम सबको पता है कि ह्यूमन क्या करते हैं, आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहला बात ये तो हम सबको पता है, बट क्या मुझे आप बता सकते हो कि एक इंसान का बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है क्या उसी के साथ साथ ही वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है? क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है बच्चों, एक ह्यूमन का बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसका बॉडी जो होता है वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद कुछ नए नए फीचर्स जो होता है उसमें देखने के लिए मिलते हैं, और उसी में भी आपका क्या होता है, एक मैच्योरिटी आता है जिसको हम लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर प्यूबर्टी बोल के कहते हैं। और ठीक प्यूबर्टी के बाद ही एक इंसान जो है वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होता है। और वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है। क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता रहता है। जैसे हम पहले बच्चे थे, उसके बाद हम लोग एडल्ट बनेंगे, एडल्ट बनने के बाद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो ठीक उसी हिसाब से वी नोटिस दैट आवर हाइट इंक्रीज कंटिन्यूअसली। हम लोग देखते हैं कि हमारा हाइट जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता है। जैसे कि अर्ली एज का बात किया जाए, हो गया हमारे दांत जो होते हैं, जो दूध के दांत जो रहते हैं वो झड़ जाते हैं, उसके साथ हमें नए नए दांत या फिर जो परमानेंट टीथ जो होते हैं हम इंसानों में जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। बट ये सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं ये सब कुछ क्या ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, या फिर इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा बॉडी जो रहता है वो एक तरह से ग्रोथ करता रहता है। बट जैसे कि हम टीन एज में आ जाते हैं, नॉर्मली अगर बात किया जाए तो 11 to 12 अगर गर्ल्स के केसेस में होता है, और बॉयज के केसेस में 12 to 13। ये नॉर्मली आपका वेरी करता है, हम लोग कंटिन्यूअसली नहीं कह सकते हैं। तो अगर 10 साल का कोई लड़की है तो सारे के सारे 10 साल वाली लड़की जो है वो एक साथ उनका मतलब प्यूबर्टी आ जाएगा, फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी। ये नहीं, ये नॉर्मली आपका वेरी करता है, जो हमें आगे चल के समझ में आ जाएगा। तो वही ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस। ये जो नॉर्मली हमारा बॉडी का जो ग्रोथ होता है ये क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मल ग्रोथ होता है। बट जैसे कि हम टीन एज में एंटर करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारा बॉडी को जो होता है सिर्फ एनलार्जमेंट, बॉडी एनलार्जमेंट के हिसाब से हम लोग इसको नहीं मान सकते, क्योंकि बॉडी तो ग्रो होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ एक नए फीचर्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बॉडी का शेप और साइज जो रहता है वो भी चेंजेस होने के लिए दिखता है। एंड सो डू न्यू सेंसेशन, कुछ नए सेंसेशन भी जो है हम इंसानों में देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो चेंजेस होता है बच्चों, ये कुछ तो हो सकता है कि बोथ बॉयज और गर्ल्स में कॉमन हो, बट कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज में देखने के लिए मिलते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें गर्ल्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो वो सारे के सारे चेंजेस क्या होते हैं हम एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों यहां से आपको बहुत बार ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हम लोग ये जो चेंजेस होते हैं इन सारे चेंजेस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। कहां पे? हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के हिसाब से हम इन सबको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे आपको पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, बॉयज में क्या चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, या फिर दोनों में कॉमन क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसको जो है आपको थोड़ा अच्छे से, थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होते हैं, चलिए सबसे बात करते हैं हम कॉमन क्या होता है, जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन रहेगा। We began to notice that the thick hair grow in new parts of the body such as armpit। तो हमारे जैसे आर्मपिट पे बाल आना, जेनिटल एरिया मतलब क्या होता है, दो जांघों का बीच का जो पार्ट जो होता है उसी को जेनिटल एरिया का है, वहां पे बाल आना। आर्मपिट जो हमारे काक जो होता है वहां पे बाल आना, हो गया। थाइस वही दिया गया है, जेनिटल द एरिया बिटवीन द थाइस, थाइस के बीच में जो पार्ट जो रहता है उसको जेनिटल एरिया कहा जाता है। तो यही जगह पे जो है हमें कुछ कुछ छोटे छोटे बाल जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और हमारा जो जेनिटल एरिया जो रहता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका कलर भी जो होता है बच्चों ये डार्क कलर में चेंज हो जाता है। और कुछ नए बाल भी जो है वो देखने के लिए हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमारे लेग्स हो गया, हमारे आर्म हो गए, इन सब में भी हमें कुछ कुछ छोटे छोटे बाल भी देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ ही आपका क्या हो जाता है, वी बिगन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर बॉडी एंड दोज ऑफ द अदर
इन न्यू एज। तो हम लोग जो है अपनी बॉडी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान भी देते हैं और किसी दूसरे की बॉडी की तरफ भी क्या किसी दूसरे नजरिए से भी हम लोग देखते हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है बच्चों, हमारा स्किन भी जो होता है वो बहुत ऑयली हो जाता है और इसी की वजह से बोथ बॉयज और गर्ल्स में, चाहे वो बॉयज लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में क्या होता है बच्चों, ऑयली ग्लैंड्स की वजह से पिंपल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे बच्चों जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन होते हैं। अभी बात करते हैं कि गर्ल्स में क्या अलग से चेंजेस होता है और बॉयज में क्या अलग से चेंजेस होते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, इनका जो ब्रेस्ट का जो साइज जो रहता है ये बढ़ जाता है या फिर इंक्रीज होने लगता है। देन द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल हो गया, तो उनका जो ब्रेस्ट का जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट जिसको हम निपल्स बोल के कहते हैं ये भी जो है आपका डार्क हो जाता है। हो गया, गर्ल्स बिगेन टू मेंस्ट्रुएट, मेंस्ट्रुएट क्या होता है ये थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चलेगा। हो गया, इसी टाइम पे क्या होता है गर्ल्स लोगों का जो ब्रेस्ट डेवलप होता है, आपका निपल जो है वो डार्कनिंग हो जाते हैं और वो लोग मेंस्ट्रुएट करते हैं। और बॉयज में क्या होता है, बॉयज में सबसे पहले बात किया उनका वॉइस जो है उनका क्रैक करने लगता है या फिर नॉर्मली आपका फटने लगता है। उनके गाल में जो है वो बाल आने लगता है जिसको हम लोग दाढ़ी बोल के कहते हैं, दाढ़ी मूछे आ जाते हैं। हो गया, इनका पेनिस जो रहता है वो ओकेजनली जो है वो एनलार्ज एंड इरेक्ट हो जाते हैं। इनका पेनिस जो रहता है वो ओकेजनली कुछ ऐसे सिचुएशन जिसका बात किया गया है यहाँ पे, एक डे ड्रीम और एक नाइट ड्रीम के, तो कुछ सोच के हो गया या फिर कुछ सपना देख के हो गया, इनका जो पेनिस जो होता है वो एनलार्ज और इरेक्ट होने लगता है। तो ये दोनों के दोनों कुछ चेंजेस हैं जो कि गर्ल्स में अलग होते हैं और बॉयज में अलग होते हैं। तो इनको जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझ में आता है। तो वही सेम चीज जिसको मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है। ऑल ऑफ द चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, ये सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं बच्चों ये एज ए सडन नहीं हो जाता। जैसे 10 साल हो गए तो उसका हाइट बढ़ जाएगा, उसका दाढ़ी मूछे आ जाएंगे, वो मेंस्ट्रुएट करने लगी, ऐसा एक साथ नहीं होता। ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर, तो ये नॉर्मल क्या, तो बहुत धीरे 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 ये चेंजेस होता रहता है। हो गया, और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि इन वन पर्सन नॉर डू दे हैपन टू द एग्जैक्ट। अगर मान के चलो कि कोई लड़का या वो लड़की, एक लड़का का ही बात करते हैं, अगर एक लड़का का 10 साल की एज में अगर दाढ़ी मूछे आ गए हैं तो हम लोग बोल नहीं सकते कि सारे लड़कों का जो है दाढ़ी मूछे 10 साल में ही आ जाएंगे। किसी किसी का क्या होता है बच्चों, जल्दी से जल्दी उनका दाढ़ी मूछे आ जाता है, बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका बाद में आएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज दिया गया, जितने भी होते हैं सेम टाइम पे हमें ये पूरा का पूरा चेंजेस जो होता है हमें देखने के लिए नहीं मिलता। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, कुछ बच्चों में या फिर कुछ पर्सन में ये जो है हमें अर्ली और क्विकली देखने के लिए मिलता है, बट कुछ में ये बहुत ही स्लोली हमें देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया। तो यहां तक जो है एक बात तो कंफर्म हो गई कि हर एक लड़का हो या लड़की हो उनमें मैच्योरिटी जो है वो अलग 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 टाइम पे आता है। ऑल्सो ईच चेंजेस डज नॉट बिकम क्विकली अराइव, और ये जो चेंजेस भी जो होते हैं ये हो सकता है जल्दी हो सकता है ये लेट हो। देन और एक भी बात होता है, यहां तो हो गया मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, कुछ कुछ जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ कुछ जो है वो थोड़ा लेट में मैच्योर होते हैं। बट जिनमें आपका जल्दी से जल्दी दाढ़ी मूछे भी आते हैं वो भी हो सकता है क्या पहले पहले जो है एक स्कैटर्ड हेयर देखने के लिए मिला, मतलब पूरा कंप्लीट दाढ़ी भी जिसको आप लोग बोल सकते हो वो कंप्लीट दाढ़ी नहीं निकलेगा, समझ में आया। बट वो धीरे धीरे वो क्या होता है यूनिफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे इतना जो कुछ भी आपको दिया गया है इन सबका मतलब यही है जो कि क्या, जो कुछ भी चेंजेस होता है ये बहुत स्लोली होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड में ही होता है और ये जो है वो एक ही साथ जो है वो कांस्टेंट नहीं होता या फिर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में नहीं होता, ये धीरे धीरे हम लोगों में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे और क्या दिया गया देखते हैं। जैसे उसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे हमें और कुछ एक लाइन दिया गया है, जस्ट एज वी हैव डिफरेंट बॉडी शेप, जैसे कि हम लोगों के पास डिफरेंट बॉडी शेप डिफरेंट शेप ऑफ नोज होता है, डिफरेंट शेप ऑफ फिंगर्स होते हैं। हो गया, उसी हिसाब से हम लोगों का बाल का साइज हो गया, हम लोगों का हाइट हो गया, हम लोगों का ब्रेस्ट हो गया, हम लोगों का पेनिस हो गया, सब में जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट में या फिर अलग अलग टाइम पे उन लोगों में मैच्योरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है यहां तक। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया हमें। तो अभी बात आता है कि व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो अभी जो है इसी टाइम पे हम लोगों के बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों होता है।
क्योंकि हम सब लोग जानते हैं बच्चों कि ह्यूमन क्या होता है। ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडीज होते हैं और हर एक बॉडी पार्ट्स बना हुआ रहता है किसके लिए, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए। समझ में आ रहा? तो द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल या फिर जिसको हम सेक्स सेल भी बोल के कहते हैं, जिसको हम फ्लावर के रिप्रोडक्शन में भी पढ़े थे, टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी टाइम पे क्या होता है, हमारे जर्म सेल जो रहते हैं वो डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग क्या सेक्सुअल मैच्योरेशन बोल के कहते हैं। और जब तक हमारे जर्म सेल फंक्शनल नहीं होते तब तक कोई भी इंसान जो है वो रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पज। तो ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम लोग प्लांट में भी देखे थे, प्लांट में क्या होता था, कुछ एक स्पेशल फीचर्स जो है वो डेवलप होते थे, जैसे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता था। तो ह्यूमन में भी क्या होता है बच्चों, वो स्पेशल पर्पज के लिए जो जर्म सेल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। हो गया। However, while the body of the individual organism is growing into adulthood, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं उसी हिसाब से हमारा बॉडी का जो सेक्स सेल या फिर जो जर्म सेल भी जो रहते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, उनका भी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया? और उसी की तरह एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन स्लो डाउन, हो गया, जैसे जैसे हमारा बॉडी का जो है वो ग्रोथ स्लो डाउन होता है उसी टाइम पे क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो लोग मैच्योर होते हैं। और जिस टाइम पे हमारे सारे के सारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होते हैं उसी पीरियड को और उसी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, आपका प्यूबर्टी बोल के कहा जाता है। प्यूबर्टी का सिंपल मीनिंग यही है बच्चों, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब हमारा बॉडी सेक्सुअली कैपेबल हो रहा है, वो ऐसे जर्म सेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी मैच्योरिटी को क्या कहा जाता है बच्चों, प्यूबर्टी। और उसी स्टेज को हम प्यूबर्टी बोल के कहते हैं। तो अभी तक बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हम अपने आगे आने वाले टॉपिक को क्लियरली थोड़ा समझ पाए। तो क्या होता है, जितने भी ह्यूमन सेल है या फिर हम अगर ह्यूमन का बात करते हैं तो वो क्या होता है, बाय बर्थ, ये मतलब पैदा होते साथ ही वो लोग रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होते, वो लोग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। बट क्या होता है, उनका बॉडी जो होता है वो ग्रोथ करता रहता है, इनका बॉडी जो रहता है वो ग्रोथ करता रहता है। और एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद या फिर जिसको हम लोग टीन एज बोल के कहते हैं, टीन एज आने के बाद हमारा बॉडी का जो ग्रोथ जो रहता है वो कुछ अलग तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम वो तो बॉयज एंड गर्ल्स में कुछ अलग तरह का बॉडी का ग्रोथ होता है या फिर कुछ अलग तरह के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों में अलग अलग तरह का चेंजेस होते हैं, जैसे कि बॉयज का मूछे आना और गर्ल्स का आपका ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना। तो ये जो ग्रोथ जो होता है टीन एज में, जो कुछ भी ग्रोथ होता है हमारा ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता, बट एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो एक तरह से ग्रो करते हैं, कहाँ पे, बोथ बॉयज और गर्ल्स में। और इसी एज में हम लोग क्या गेन करते हैं, हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी, जिसको क्या कहा जाता है आपका प्यूबर्टी। हम लोग प्यूबर्टी अटेन करते हैं या फिर हम लोग कैपेबल हो जाते हैं कि हम एक तरह से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इतना जो है हमारे बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। और ये कब होता है, जनरली आपका बॉयज और गर्ल्स में दोनों में अलग अलग होता है। अगर गर्ल्स है तो ये 10 से 11 साल से वो उनका मैच्योरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और अगर बॉयज है तो उनका मैच्योरेशन का प्रोसेस 12 या 13 साल के बाद से इनका स्टार्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट बात आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हमें क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कि हाउ डू ऑल द चेंजेस that we have talked about link to the reproductive process। तो ये जो कुछ भी चेंजेस होते हैं इनका मेन काम क्या होता है हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि बॉयज में कुछ जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, गर्ल्स में भी आपका एक जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं। और वही सेम चीज हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में पढ़े हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जर्म सेल जो होते थे वो एक्सटर्नली रिलीज हो जाते थे। आइदर वो जर्म सेल जो होते हैं वो एक्सटर्नल रिलीज होके किसी फीमेल बॉडी की तरफ जाएंगे, जो कि होता था हमारे कहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट में। जैसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में देखे थे बच्चों की क्या होता था, पोलन ग्रेन जो होता था वो एयर की हेल्प से या फिर वाटर की हेल्प से या फिर ज्यादातर जो रहता है वो इंसेक्ट की हेल्प से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, या फिर वही सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसको क्या कहा गया, इसको एक्सटर्नल रिलीज ऑफ द जर्म सेल कहा गया है। अगर जर्म सेल एक्सटर्नली रिलीज होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, ये एक प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस का बात अगर किया जाए तो दो इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपनी बॉडी को ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे के साथ, हो गया। और यहाँ पे जो जर्म सेल जो रहेगा वो इंटरनली ट्रांसफर होगा,
जहां पे जर्म सेल को फ्यूज होना पड़ेगा, कहां पे, फीमेल बॉडी के अंदर, और उसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों, मेटिंग बोल के कहा जाता है। हो गया। तो दो तरह से हमारा जो है वो जर्म सेल ट्रांसफर हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नली वो जर्म सेल ट्रांसफर हो सकता है, या फिर बात आता है कि जर्म सेल इंटरनल ट्रांसफर हो सकता है। और इंटरनल ट्रांसफर किस हिसाब से होता है, जो बाय जॉइनिंग ऑफ देयर बॉडी, दो बॉडी जो होते हैं बोथ मेल और फीमेल बॉडी जो अपने आप को एक तरह से ज्वाइन कर लेंगे, और जिस ज्वाइनिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिंपली मेटिंग बोल के कहा जाता है। और ये मेटिंग करने के लिए उनके पास सेक्सुअल मैच्योरिटी होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मैं इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि बच्चा जो है वो पैदा होते साथ ही वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होना चाहिए, फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी उसमें आना चाहिए। तो अगर वो मेल और फीमेल दोनों के दोनों अगर मेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी होना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस या फिर पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो सके। एंड मेनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ ऑन द पैटर्न्स, हो गया, आर सिग्नल द सेक्सुअल मैच्योरिटी टेकिंग प्लेस। तो हमारा बॉडी जो है बहुत सारा ऐसा सिग्नल्स देता है, जैसे अलग अलग जहाँ पे हेयर आना, या फिर आपका जो है एक पैटर्न में ही आपका जो है हमारा बॉडी का जो चेंजेस जो होता है, या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी होना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक इंडिकेशन है कि हम लोग जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं। क्लियर है। तो यहां पे देखते हैं कि ह्यूमन में ये कैसे होता है। ऑन द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल, जो ह्यूमन में जो जर्म सेल जो होता है बिटवीन टू बॉडी नीड्स टू स्पेशल ऑर्गन। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मैं एक वर्ड बोला कि मेटिंग, जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को ज्वाइन कर देते हैं, जहां पे क्या होता है आपका जर्म सेल या फिर सेक्स सेल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो जाता है। बट यहाँ पे ह्यूमन में कैसे होता है, वो इस सेम चीज को यहाँ पे दिया गया है। अगर हमें जर्म सेल ट्रांसफर करना है या फिर सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करना है, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ एक स्पेशलिस्ट ऑर्गन होना चाहिए। सच एज अगर मेल का बात किया जाए तो मेल में पेनिस, जैसे ये वाला फिगर आप देख पा रहे हो, ये है मेल पेनिस। एंड मेल पेनिस का भी एक कंडीशन होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि ये इरेक्ट हो सके। इसका मतलब ये जो है वो जब भी सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे ये खड़ा हो सके, या फिर ये इरेक्शन इसमें आने चाहिए। और अगर गर्ल्स का भी अगर बात किया जाए तो क्या होता है, गर्ल्स में भी वही मदर जो है वो रेडी होना चाहिए, हो गया, और उसके पास इसके कैपेबिलिटी होना चाहिए, फिर कैपेबल होना चाहिए कि वो बच्चे को जो है अपनी बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक वो रख सके, और पैदा होने के बाद भी जो है उसको ब्रेस्ट फीड करवा सके। तो ये दोनों के दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं ह्यूमन में, तो क्या हो सकता है, हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है ये इजीली हो पाएगा, कहां पे, ह्यूमन में। क्लियर है यहां तक। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी ये पेनिस के बारे में या फिर जो मेल का पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, अभी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात किया जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली क्या क्या होता है, सबसे पहले एक पेनिस हो गया, ए पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि स्कोटम रीजन पे प्रेजेंट रहता है, और स्कोटम क्या होता है, बॉडी से जो पार्ट बाहर निकला हुआ है, जैसे ये वाले पार्ट को हम क्या स्कोटम रीजन बोल के कहते हैं। देन वास्ट डिफरेंस, तो ये जो होते हैं ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट्स है। इसके बाद हमारे पास कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, एक हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, देन सेमिनल वेसिकल्स, तो ये दोनों के दोनों ग्लैंड जो है वो आपका प्रेजेंट रहते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे हमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात किया जाए तो क्या होता है, इसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वन पार्ट, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, जो कि हमारा जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा पार्ट ये होना चाहिए कि वो क्या करे, उसी जर्म सेल जो जर्म सेल प्रोड्यूस होता है इसको कहां पे पहुंचाएगा, हमारे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में। तो अगर हम इसी फिगर के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारा ये जो टेस्टिस जो होता है, ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा टेस्टिस जो रहता है, ये क्या करता है, ये जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, या फिर ह्यूमन में अगर जर्म सेल का बात किया तो ये क्या आपका स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने का काम किसका होता है, ये और पेनिस का होता है। पेनिस क्या करेगा बच्चों, ये स्पर्म को जो है वो रिलीज करवाएगा कहां पे, हमारे फीमेल बॉडी के अंदर, ये सारा का सारा स्पर्म सेल को
डिलीवर करेगा। तो दो पार्ट हो गए, एक जो जर्म सेल प्रोड्यूस करेंगे और एक आपका क्या जो डिलीवर करेंगे उसी स्पर्म को इनसाइड द फीमेल बॉडी और फर्टिलाइजेशन के साइड में इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जर्म सेल कैसे प्रोड्यूस होता है, वो कैसे कैसे बाहर रिलीज होता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म, ह्यूमन में मेल में जो जर्म सेल होता है उसको स्पर्म कहा जाता है, टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। तो बेसिकली ये टेस्टिस में जो होता है वो जर्म सेल प्रोड्यूस होता है, सबसे पहला बात। एंड दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कोटम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे बॉडी का एक एक्सटेंडेड पार्ट जिसको हम स्कोटम बोल के कहते हैं, या फिर मान के चलो कि हमारा ह्यूमन का जो बॉडी होता है इससे एक पार्ट जो है वो एक्सटेंड होके बाहर निकला हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोल के कहते हैं, स्कोटम बोल के कहते हैं। और उसी स्कोटम में हमारा टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। और ये स्कोटम रीजन से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट एट द स्कोटम रीजन। हो गया, तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्कोटम रीजन में प्रेजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है ये हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से थोड़े से कम टेम्परेचर में होता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए किसको, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए ये क्या होता है हमारे स्कोटम रीजन पे प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ ये टेस्टिस और भी एक काम करता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है द रिलीजिंग ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। एक तो इसका टेस्टिस का काम क्या होगा, एक तो स्पर्म प्रोडक्शन करेगा और ये टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट करेगा जो कि हमें वेरियस मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में हेल्प करता है। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, हम लोग प्रीवियस पेपर में पढ़े हैं, हालांकि यहाँ पे नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, मेल बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। तो टेस्टिस का दो काम हो गया, पहला स्पर्म रिलीज करना और सेकंड क्या होगा, रिलीजिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अभी बात आता है कि ये जो स्पर्म रिलीज होता है ये पहुंचता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द भास्ट डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ हमारा टेस्टिस में, ये क्या होता है भास्ट डिफरेंस के थ्रू, ये भास्ट डिफरेंस के थ्रू जो है ये पास करता है। ये जो पार्टीशन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है हमारा स्पर्म धीरे धीरे ऊपर तक ये पास करेगा। हो गया, द भास्ट डिफरेंस व्हिच यूनाइटेड ए ट्यूब फॉर्मिंग ए यूरिनरी ब्लैडर। हो गया, तो यहाँ पे ये क्या करता है, जाते जाते क्या करता है, जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये आपका जाएगा और कहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर का एक पाइप के साथ ये यूनाइट हो जाएगा। पहला बात क्लियर है। देन द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो यहाँ पे जैसे कि स्पर्म का रिलीजिंग आउट, यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ मान के चलो कि ये जो है यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता है, यूरिन यहाँ से निकलता है और स्पर्म का भी जो है यहाँ से निकलने का रास्ता है। तो ये दोनों एक हो जाते हैं या फिर यूनाइट हो जाते हैं और एक कॉमन पैसेज करते हैं, किसके लिए, आपके स्पर्म के लिए। हो गया, और अलोंग विद दैट यूरिन के लिए। तो इन दोनों के लिए क्या क्या है, इनके पास एक कॉमन पैसेज होता है। तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आइदर हमारा जो मेल पेनिस जो होता है इसमें से आइदर एक ही बार में जो है वो स्पर्म रिलीज होगा या फिर हमारा यूरिन रिलीज होगा, दोनों एक साथ कभी भी जो है वो रिलीज नहीं हो सकते। वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। तो द यूनाइट्स विथ एन ट्यूब फॉर्मिंग द यूरिनरी ब्लैडर। हो गया, तो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आता है उसी के साथ यूनाइट होता है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। और यूरेथ्रा क्या करता है, एक कॉमन पैसेज बनाता है, किसके लिए, स्पर्म और यूरिन, अलोंग द पाथ ऑफ द भास्ट डिफरेंस ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। तो जैसे जैसे हमारा स्पर्म रिलीज होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले हमारा जो स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। हो गया, सेकेंडली ये भास्ट डिफरेंस के थ्रू ये ज्वाइंट होता है कहां पे, हमारे यूरिथ्रा के साथ। बट यहां से जैसे जैसे हमारा स्पर्म पास करता है तो इसको दो ग्लैंड के पास से गुजरना पड़ता है। एक होता है हमारा क्या, सेमिनल वेसिकल, और एक होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और जब भी हमारा स्पर्म यहीं से पास करता है तो सेमिनल वेसिकल्स अलोंग विद दैट द प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी जो होते हैं, ये दोनों के दोनों अपना कुछ कुछ सिक्रेशन जो होता है या फिर कुछ ना कुछ जो है वो डोनेट करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है देखते हैं। हो गया, देन अलोंग द भास्ट डिफरेंस ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एडेड देयर सीक्रेशन, ये अपना कुछ जो है वो सीक्रेशन ऐड करते हैं, सो दैट द स्पर्म
आर नाउ फ्लूइड, ताकि ये जो स्पर्म जो है वो लिक्विड जैसा बन सके एंड इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। जो फीमेल बॉडी में जहां पे ये रिलीज होगा स्पर्म जो है वो इजी मूवमेंट के लिए उसको फ्लूइड बनाया जाता है एंड उसी के साथ साथ उसी स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म में क्या होते हैं, एक बहुत ही छोटे छोटे टाइनी बॉडीज होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, ताकि ये फीमेल बॉडी में और फीमेल जर्म सेल के साथ कैसे करके वो इजीली पास कर सके, कैसे करके वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा का पूरा कर सके। इसी के लिए वो क्या करते हैं, कुछ फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि यहाँ पे जो है वो स्पर्म जो है एक हेल्दी स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में एंटर कर पाए। क्लियर है। अभी देखते हैं कि फीमेल बॉडी में ऐसा क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास भी मेन अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरी जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट जिसे हम कहते हैं, हो गया। देन यूटेरस जिसका अदर नेम वर्म भी होता है, जहां पे एक्चुअली में एक बेबी जो है वो ग्रो करेगा। और नेक्स्ट बात आता है आपका वेजिना, और वेजिना और यूटेरस में जो एक जंक्शन रहता है जो कि जोड़ता है इन दोनों को, उसी को क्या कहा जाता है, सर्विक्स बोल के कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे मेन पार्ट्स एक फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का। तो यहाँ पे देखते हैं फीमेल में जो जर्म सेल रिलीज होता है उसी को क्या कहा जाता है, आपका एग बोल के कहा जाता है। द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन ओवरीज। जो फीमेल जर्म सेल जो होते हैं वो ओवरीज में बनते हैं एंड दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। और जैसे कि टेस्टिस का भी काम किया था टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना और स्पर्म रिलीज करना, तो उसी हिसाब से ओवरी भी क्या करता है, उसका भी मेन काम क्या होता है, एग रिलीज करना और अलोंग विद दैट कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन ये करते हैं, हो गया। और वो हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन, जो कि गर्ल्स के कैरेक्टर में जो है ये हेल्प करेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। व्हेन ए गर्ल्स इज बॉर्न, जब भी एक गर्ल्स पैदा होती है, ओवरीज ऑलरेडी कंटेन्स थाउजेंड ऑफ इमेच्योर। तो पैदा होने से पहले से जब भी ये गर्ल्स जो कुछ आपका वर्म स्टेज में रहती है या फिर पैदा होने से पहले जब भी वो जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनती है और एम्ब्रियो से पूरा का पूरा फर्टस बनता है, उसी टाइम पे क्या होता है, ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, इमेच्योर एग्स प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे एग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन जैसे कि प्यूबर्टी आ जाता है, प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है, हर एक जो रहता है वो धीरे धीरे जो है वो मैच्योर होने लगते हैं। और हर महीने में क्या होता है, एक एग जो है वो मैच्योर होता है और रिलीज कहां पे होते हैं, आपका ओवरी में। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म विद थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो ओवरी में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे इमेच्योर एग्स जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, बहुत सारे इमेच्योर एग जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं दोनों के दोनों ओवरी में। दोनों के दोनों ओवरी में क्या होते हैं, बहुत सारे इमेच्योर। और हर महीने क्या होता है, एक एग जो होता है वो रिलीज होके या फिर मैच्योर होके वो रिलीज कहाँ पे होता है, हमारा ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब में। हर महीने एक एग जो है वो रिलीज होता है। तो अभी इनके साथ क्या होता है देखते हैं। एग तो रिलीज हो गया। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू वन इलास्टिक बैग। ये दोनों के दोनों ओविडक्ट, जैसे कि यहाँ से ये ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे ये एक ओविडक्ट है, और दोनों के दोनों एक इलास्टिक बैग के साथ ज्वाइंट होते हैं। और उसी इलास्टिक बैग को क्या कहा जाता है, यूटेरस बोल के कहा जाता है, हो गया। और यूटेरस कहाँ पे ओपन होता है, यूटेरस ओपन रहता है आपका वेजिना में थ्रू द सर्विक्स, हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि सर्विक्स जो है ये वेजिना और यूटेरस को एक साथ जोड़ता है। तो क्या होता है, अभी बात हम लोग थोड़ा सा करते हैं। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा समझने करो। नॉर्मली मेल पेनिस जो होता है, द मेल पेनिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटिंग में, मान के चलो कि क्या होता है, यहाँ पे मेल पेनिस जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ पे, फीमेल की वेजिना में आपका जो है वो रिलीज करता है। और ये सारे के सारे स्पर्म जो होते हैं ये आपका जो है वो रहता है आपको यूटेरस के थ्रू आपका फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। और जहां पे इनको एग मिल जाता है, उसी एग के साथ जो है ये आपका फ्यूज कर लेते हैं। उसी एग के साथ ये लोग क्या करते हैं, आपका फ्यूज कर देते हैं और फाइनली जो बनता है वो क्या, एक जाइगोट बनाते हैं, हो गया। जाइगोट जो होता है ये आपका बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, द स्पर्म रिलीज इनसाइड द फीमेल वेजिना। फीमेल वेजिना में जो है वो स्पर्म रिलीज होते हैं। Then the sperm enter to uterus and fallopian tube। fallopian tube में जाने के बाद वहां पे वो एग को मीट करते हैं। एग के साथ हम लोग और वो स्पर्म जो होते हैं वो फर्टिलाइज कर देते हैं, हो गया। और उसी फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या होता है, एक
फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम जाइगोट बोल के कहते हैं। हो गया। देखो, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज, स्पर्म जो होता है वो वेजिनल पैसेज के थ्रू एंटर करता है। कब? ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मेटिंग के टाइम पे। हो गया। और ये जो होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं एंड रीच टू द ओविडक्ट, धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, आपका ओविडक्ट तक पहुंचते हैं। उसके बाद ओविडक्ट पहुंचने के बाद वो लोग एनकाउंटर करते हैं आपका एग के साथ या फिर एग के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एक जाइगोट जो होता है वो फॉर्म होता है। हो गया। देन जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। ये धीरे 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 क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट जो होता है बच्चों, ये एक सिंगल सेल वाला एक पार्ट होता है। और उसके बाद ये जाइगोट क्या होता है, कंटिन्यूअसली जो है वो डिवाइड होने लगता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से नॉर्मल इसका नंबर जो है वो बढ़ता हुआ जाता है। और फाइनली ये आपका क्या बनाता है, आपका कन्वर्ट होता है कहाँ पे, आपका एम्ब्रियो में। पहले जाइगोट, जाइगोट से आपका जो बनेगा आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, धीरे 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 ये जो रहता है एम्ब्रियो अपने आप को ये कहाँ पे करता है, ये अपने आप को जो रहता है वो एम्बेडेड कर देता है। कहाँ पे, हमारे यूटेरस के लाइनिंग में। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ये क्या करेगा, एम्ब्रियो अपने आप को कहाँ पे, यूटेरस का जो लाइनिंग होता है यहाँ पे इसको अटैच कर लेगा। हो गया। जहां पे क्या होता है, उसको हर तरह के न्यूट्रिशन जो है वहां पे मिलने वाले होते हैं। तो इसको जो है वो फिगर के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास एक एग था और उसी के साथ जो है वो स्पर्म फर्टिलाइज कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे जो है वो मूव करता हुआ कहाँ पे आता है, हमारे फीमेल यूटेरस में आता है। और फीमेल यूटेरस में आने के बाद ये अपने आप को किसी भी जगह पे आपका ऐसा चिपका देता है या फिर एम्बेडेड कर देता है। एम्बेडेड करने के बाद अभी क्या होता है देखते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन बोल के कहा जाता है। हो गया। जिस प्रोसेस में हमारा पूरा का पूरा जो एग जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है फीमेल यूटेरस में, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन बोल के कहा जाता है। अभी देखते हैं द मदर बॉडी डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट। और उसी यूटेरस में इम्प्लांट होने के बाद वो बेबीज जो रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डेवलप होता है। और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट कहाँ पे होता है बच्चों, वो मदर के यूटेरस में ही होता है। तो अभी बात आता है कि यूटेरस में ऐसा होता क्या है। तो क्या होता है, जब भी एम्ब्रियो अपने आप को मदर के यूटेरस में एम्बेडेड हो जाता है या फिर चिपकने के या फिर इम्प्लांट हो जाता है, तो फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा, मतलब एक प्लासेंटा, जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हो, तो क्या होता है, मदर के यूटेरस से एक पूरा का पूरा एक पाइप या फिर एक ट्यूब डेवलप होता है जिसको हम क्या बोल के कहते हैं, प्लासेंटा बोल के कहते हैं। और उसी प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है, मदर को जो होता है, सॉरी बेबीज को जो होता है उसको हर तरह का न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, दिस इज ए डिश व्हिच एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। ये एक डिश तरह का स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन्स विली, इसमें क्या बहुत सारे विली प्रेजेंट रहते हैं। हो गया। विली ऑन द एम्ब्रियो साइड एंड ऑन द मदर साइड द ब्लड स्पेस, बहुत सारे ब्लड स्पेसेस भी प्रेजेंट रहते हैं व्हिच सराउंड द विली, और उसी विली को जो है वो सराउंड किए हुए रहते हैं। एंड इसके वजह से क्या होता है, दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर, और इस दोनों की वजह से विली और ब्लड स्पेसेस की वजह से क्या होता है, इसको जो है बहुत बड़ा सा एरिया मिल जाता है। किसके लिए, फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, ताकि ये बच्चे को जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो पास हो जाए। या फिर हम लोग बेसिकली बात कर सकते हैं, बच्चे को एक तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा है, कहां से, आपका मदर के बॉडी से, उसी बच्चे में जो है वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट, और उसी टाइम पे जो कुछ भी वेस्ट बनता है ये अगेन क्या होता है, ट्रांसफर इनटू द मदर ब्लड। मदर ब्लड में ये सारा का सारा जो है वो ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, उसी पाइप जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर प्लासेंटा बोल के कहा जाता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, और ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ये ऑलमोस्ट 9 महीने तक चलता है। उसी के बाद क्या होता है, द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल इन द यूटेरस। तो धीरे धीरे जैसे पूरा का पूरा ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, ये थ्रू द वेजिना क्या होता है, एक चाइल्ड का जो है वो बर्थ होता है। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा कंडीशन जो देखिए बच्चों, ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन या फिर एक चाइल्ड कैसे पैदा होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यही होता है। बट क्या होगा जब किसी भी तरह का स्पर्म जो होता है वो एग को फर्टिलाइज ना करे, उसी कंडीशन में क्या होता है अभी थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता है,
इट लिव्स अबाउट 1 डे, ये जो है वो एक दिन तक जो है क्या मैच्योर होकर रहती है। सिंस द ओवर रिलीज 1 एग एवरी मंथ, क्योंकि हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि हर महीने जो है एक एग रिलीज होता है, और जैसे कि एक एग रिलीज हो जाता है तो यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। ये एग क्या करते हैं, ये यूटेरस जो रहता है वो अपने आप को जो है वो रेडी करता है हर महीने टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग रिसीव करने के लिए ये अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। तो ये क्या होता है, अपने आप को जैसे कि वो रेडी कर देते हो तो यूटेरस के वाल क्या हो जाते हैं, आपका थिक हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, एंड दिस वुड बी रिक्वायर्ड नॉरिशिंग एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस। और ये सब इसके लिए होता है कि अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसी एम्ब्रियो के लिए एक प्रॉपर प्लेस मिले, या फिर प्रॉपरली जो है वो अपने आप को रेडी करते हैं। बट जैसे कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इन सारे लाइनिंग्स का जरूरत क्या है, देयर इज नॉट नीड ऑफ एनी लाइनिंग। आपका जो है वो किसी भी तरह का लाइनिंग का जरूरत अभी इसी यूटेरस को नहीं है। सो लाइनिंग क्या होता है, स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं एंड कम आउट थ्रू द वेजिना। तो ये लाइनिंग जो होता है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं और ये वेजिना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में रिलीज होते हैं, और इसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोल के कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों एक बात जो है वो कंफर्म हो जाओ बच्चों कि क्या होता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों एक बात याद रखे रहो कि क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो नो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो नहीं होगा, हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा, ये बात जो है आप लोग याद रखे रहो। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो होगा। तो जो मेंस्ट्रुएशन का टर्म हम लोग छोड़े थे वो क्या होता है, वो यही होता है कि वेजिना जो रहता है, जो यूटेरस जो रहता है हर महीने स्पर्म करने के लिए अपने आप को रेडी करती है। अगर स्पर्म नहीं हुआ या फिर एग अगर फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो इन सारे लाइनिंग का जरूरत नहीं होता। तो ये सारे के सारे लाइनिंग क्या होते हैं, वो ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, और ये वेजिना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ब्लड निकलते हैं, और उसी चीज को, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस कहा जाता है। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन का रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब तक के लिए बाय बाय।